नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। दिल्ली के आलिशान और चमचमाते स्कूल जहां सुनहरे भविष्य का रास्ता दिखाते हैं, वहीं आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए इन स्कूलों की हकीकत या फिर असलियत कुछ और है। अक्सर इन बच्चों को एक ऐसे माहौल में अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है जहां पर खुले तौर पर ना सही लेकिन कई स्तर पर मानसिक तौर पर उन्हें कम दिखाने की कोशिश होती है। दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऑर्डर 2011 के तहत दिल्ली में रह रहे जिन बच्चों के परिवार की सालाना आय अब 2.5 लाख से कम है, उनके बच्चों का अधिकार है कि वो इसी कोटे के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन पाएं। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 25% सीट जो है प्राइवेट स्कूल्स में जो अनएडेड भी है, जिन्हें कोई मदद नहीं मिली है, वो इस कोटे में रिजर्व्ड है। लेकिन आर्थिक तौर पर पिछड़े होने की वजह से यहाँ पे एडमिशन तो मिल जाता है, पढ़ाई के लिए बराबरी का मौका तो मिलता है, पर क्या ये बराबरी वहाँ पर हासिल हो पाती है? हाल ही में एक अखबार में रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये उल्लेख था कि किसी प्राइवेट स्कूल में एक टीचर ने बच्चों के यानी कि पूरी क्लास के सामने किसी दूसरे बच्चे से पूछा कि अच्छा, आप तो ईडब्ल्यूएस कोटा वाले हैं। इसी साल अगस्त के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन छात्रों के साथ स्कूलों में हो रहे भेदभाव पर सुनवाई की। दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि मामला गंभीर है। कोर्ट ने इस तरह के अपमान पर ध्यान देते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। गरीब छात्रों की गरिमा को ठेस पहुंचाना, उन्हें अपने सहपाठियों से कम दिखाना बहुत ही हानिकारक है। ईडब्ल्यूएस और गैर ईडब्ल्यूएस को पूरी तरह से एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद 18 दिसंबर को हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में फिर एक खबर छपी कि 15 साल की एक लड़की जो झुग्गियों में रहती है और दक्षिण दिल्ली के एक बड़े स्कूल में कोटे के तहत पढ़ती है, वो कैसे क्लास में अलग थलग पड़ गई। तो बड़े सवाल हैं और इसलिए हम एक बार फिर इन सवालों को उठा रहे हैं आप सबके साथ कि क्या चुनौतियां हैं, किस तरह का संघर्ष है और क्या अदालती दखल से हम बदल सकेंगे इन मुश्किलों को, और ऐसे माहौल में एडजस्ट करना कितनी बड़ी मुश्किल है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट तमाम हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत से जिन्होंने इसके तहत, इस ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत पढ़ाई की है स्कूलों में। तो दो लोग यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का और बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताएं और अब कहाँ पढ़ती थी, इसके बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इल्मा सिद्दीकी है। मैं निज़ामुद्दीन ईस्ट एक स्कूल में पढ़ती थी जिसका नाम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सत्यवती सूद। तो वहाँ पे मेरी 10th में मेरा एक एग्ज़ाम रह गया था, मैं दे नहीं पाई थी किसी रीज़न से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अब रीटेस्ट नहीं दे सकती, मतलब कंपार्टमेंट के साथ आप पेपर नहीं दे सकती, आपको दोबारा से 10th करनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था। जब मेरा एक एग्ज़ाम रह गया था तो मैं रीटेस्ट भी इसको देकर कंप्लीट कर सकती थी। देन मैंने बहुत कोशिश की बट उन्होंने ये चीज़ नहीं एग्री की। फिर मैं अशोक अग्रवाल सर के पास गई, उन्होंने मेरे लिए एक लेटर लिखा, उन्होंने बात की स्कूल में, उन्होंने ईमेल के साथ उन्हें सबमिट किया वो लेटर। तो उसके बाद जाकर ऐसा हुआ कि मतलब उन्होंने एडमिशन भी दे दिया। फिर मतलब जब एक बार आप एडमिशन दे सकते हैं तो आप एक सोर्स के साथ क्यों देंगे एडमिशन? आप नॉर्मल भी तो एक एडमिशन दे सकते हैं ना। आप परेशान करना तो क्यों इल्मा, चाहते आपको हैं? किस तरह की परेशानी हुई? आपको लगता है कि आपको जानबूझकर परेशान किया गया है? दूसरे भी बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ जो ईडब्ल्यूएस कोटा के नहीं थे, उनके साथ किस तरह का बर्ताव था? उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो ईडब्ल्यूएस लाइक सेमी स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं जो प्राइवेट यानी जो कोटे में कोटा के नहीं है। हैं वो नॉर्मली एडमिशन ले लेते हैं, सब कुछ है, या जो मैम के रिलेटिव्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमारे साथ ये हुआ कि बहुत सारे स्कूल में बच्चे ऐसे थे जिनके रीटेस्ट थे, जिनकी कंपार्टमेंट आई थी, उन्हें कंपार्टमेंट के बाद रीकंपार्टमेंट देनी पड़ी पर उनका क्लियर नहीं हो पाया बच्चों का। तो उनके पास कोई सोर्स नहीं थी ताकि वो सोर्स लगा सकें। बट थैंक फॉर अशोक अग्रवाल सर, वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे एक लेटर तो लिख कर आपको दिया। ये महसूस हुआ कि आप चूंकि ईडब्ल्यूएस कोटा में एडमिशन आपका हुआ तो इसलिए आपके साथ में ये भेदभाव हुआ? यस यस यस। आप किस स्कूल में पढ़ते थे? आपका तजुर्बा कैसा रहा? ये एक अच्छा मौका जरूर दिया जाता है कि एक हाई एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन का मौका है, पर आपके लिए आसान था एडजस्ट करना? नहीं, मेरे लिए आसान नहीं था एक्चुअली। मैं 10th पास की थी मैंने, तो मेरे स्कूल में ये था कि मुझे कॉमर्स चाहिए थी विदाउट किस स्कूल मैथ्स। में पढ़ाई मैं किया? एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड में पढ़ता था। बहुत अच्छा स्कूल है। जी, सब कुछ ठीक था, मैं 10th तक अच्छे से, मैं सारी चीज़ें अच्छी थी मेरे साथ। लेकिन जब मैंने 10th अपनी क्लियर की तो मुझे 10th में मेरी परसेंटेज कम थी,
मुझे पता था कि मेरी परसेंटेज कम है, लेकिन इतनी परसेंटेज थी कि मुझे कॉमर्स मिल सकती थी। लेकिन मैंने अपने स्कूल में अपने वाइस प्रिंसिपल सर से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि सीट्स फुल हैं, तो आपको कॉमर्स में नहीं मिल सकती। फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे किसी दूसरे स्कूल में मिले, लेकिन मैं दूसरे स्कूल में मैंने ट्राई किया तो उसमें फ़ीस ज़्यादा थी, तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ विद इको कर सकता हूँ। फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ विद इको के लिए स्टार्ट किया, तो सर ने उसमें भी कहा कि सीट्स फुल हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स भी नहीं मिल सकती। फिर मैंने अशोक अग्रवाल सर के पास गया मैं, उन्होंने लेटर लिखा, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्कूल वाइस प्रिंसिपल अशोक सर ने अग्रवाल जी लगातार सबकी मदद करते रहे जी, हैं, जी। ये हम लोग जान रहे हैं, और बहुत सारे मामलों में। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप एयरफोर्स बाल भारती में गए थे तो ये तो एक केस था, बट जब आपने वहाँ पे पढ़ाई की और बाकी तमाम बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कोटा में नहीं भी आए थे, उनके साथ किस तरह का तालमेल, मैं उसका सोशल पहलू भी समझना चाहती हूँ कि किस तरह का तालमेल रहा, क्या मेरे वो साथ जब मुश्किल था? मैंने स्टार्ट किया था स्कूल, मैं केजी से स्टार्ट कर रहा था, तो मैं अच्छा था बिल्कुल, पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन आफ्टर 5th में थोड़ा खेल-कूद में ज़्यादा हुआ, तो फिर मेरी पढ़ाई थोड़ी नॉर्मल पर हुई। बाकी बच्चे लेकिन आपके साथ किस बाकी तरह बच्चे का? हाँ, ठीक थे। उनके साथ स्कूल का बिहेवियर भी अच्छा था। 10th में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स थे, जब मैंने बात की, तो उन्होंने उनको सीट्स की दी थी। लेकिन जब मैंने प्री बोर्ड्स के अपने बेसिस पे मैंने कहा कि सर प्लीज़ इफ़ यू कैन, तो उन्होंने कहा नहीं सीट्स फुल हैं, तो आप नहीं हो सकता ओके, तो आपका। आपको लगा कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ जी। हुई। लता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मैं लता जी के पास जाना चाहूँगी, सीधे ज़ूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। लता जी एक टीचर हैं और ख़ास बात ये है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उन्हें पढ़ाती हैं, उनकी मदद करती हैं, उनके लिए स्कूल की पढ़ाई मुहैया कराती हैं। तो आप जैसे इन 2 बच्चों का भी सुन रही हैं कि अगर ज़रा भी नंबर कम हो जाता है, तो इनके साथ जिस तरह का भेदभाव है, वो उन बच्चों के साथ नहीं होता जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से नहीं आते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत नहीं आते हैं। तो मैम, किस तरह का दबाव पढ़ाई में भी आपको लगता है कि इन बच्चों पर स्कूलों द्वारा डाला जाता है? काफ़ी ज़्यादा रहता है इनके ऊपर दबाव और भेदभाव के तो बहुत मामले हैं। हम 2018 से बच्चों को कुसुमपुर पहाड़ी में पढ़ा रहे हैं। अभी हाल में जो एक घटना चिन्मय स्कूल में हुई थी, जिसमें प्रिंस की हत्या हुई, प्रिंस की मौत हुई। मैं प्रिंस भी उसी कुसुमपुर पहाड़ी से था और उस इलाके में हम 2018 से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम हर दिन शाम को पढ़ाते हैं। और जब भी क्लासेस बच्चों से हम बातचीत करते हैं कि आपके साथ क्लासरूम्स में टीचर्स या फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, सहपाठी हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो उनका यही कहना है कि जनरली जो ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, वो उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। उनके साथ जो भी अगर कोई गलती अगर ईडब्ल्यूएस कोटा के स्टूडेंट्स की होती है, तो वैसे में इनको तो सज़ा भी मिलती है या फिर उन्हें डाँट भी पड़ती है। लेकिन यही चीज़ अगर दूसरे बच्चे करते हैं, तो उनके साथ इतना डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता है। और ख़ास तौर पर हम लोग जिस एरिया में पढ़ाते हैं, वो दलित बहुल इलाका है और उन बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव भी होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें और अभी हाल तो में ही एक जी। फैमिली में हमने बात की, तो 10th का 9th से 10th में उसे जाना था। उसके भी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आए थे। उसने बोला कि मैम मुझे अपनी टीचर से कि वो उसे एग्ज़ाम देने दिया जाए, पर उसे नहीं मिला वो मौका और वो स्कूल ड्रॉप आउट है अभी। और दूसरी बात ये कि इसका एक दूसरा पहलू भी है। मैम, आप ये बता पाएंगी बेहतर कि पेरेंट्स को जो ईडब्ल्यूएस कोटा से नहीं हैं, जो बिना कोटा के आ रहे हैं, उन माँ बाप को ये परेशानी होती है कि जो दूसरे बच्चे अगर झुग्गियों से भी आ रहे हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों पे पड़े। तो क्या 2 पहलू हैं इस कहानी के भी? इसके लिए मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप बच्चों के साथ बट डिस्क्रिमिनेशन क्या करें। स्कूल के साथ ये बातचीत होती है? क्योंकि मैंने Yes. खुद सुना है बहुत पेरेंट्स का ये कंसर्न कि वो नहीं चाहते कि ईडब्ल्यूएस कोटा के बच्चे उनके बच्चों के साथ उस क्लास में हों। मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे नॉलेज में ये बात जब आती है कि हमें ये पता चला है कि स्कूल, सबसे पहली बात, स्कूल एक तरह से उनके दिमाग में ये बातें डालनी शुरू करते हैं। कैसे? ईडब्ल्यूएस के बच्चों को जनरल जो फीडबैक आता है, क्लासरूम में सबसे लास्ट में बैठाया जाता है। अगर बच्चे जो क्वेश्चन रेस कर रहे हैं,
आगे वाले बच्चे या जो बोले हम जनरल कैटेगरी के बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बिनिस्बत आपके EWS के बच्चों को। और ये अगर मैं डेटा की भी बात बताऊं तो डिस्क्रिमिनेशन, मैं स्कूल लेवल की बात अभी नहीं करूंगी, मैं आपको एक स्टेप और पहले लेके जाऊंगी, क्योंकि आपने 25% EWS रिजर्वेशन की बात की है। डेटास कहते हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने डेटा कहते हैं, ये 2016-17 से डेटा है, अगर उसको कोलेट किया जाए ये पता चलता है किसी भी गिवन टाइम पे स्कूल ने 10 से 12% सीट दी है। 25% गवर्नमेंट देती है, बट 10 से 12% जा रही है। आप देखिए तो डिस्क्रिमिनेशन वहीं शुरू हो गया। एग्जैक्टली और ये जानते बूझते, ये डेटा मैं फिर कह रही हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जानते बूझते एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता है, 10 साल हो चुके हैं इस डेटा को, क्यों नहीं इस पे काम किया गया। डिस्क्रिमिनेट पर क्या ये है कि मैक्सिमम लिमिट 25% है और आप 10-12% भी दे सकते हैं, शायद इसलिए इज द लिमिट 25 देना ही देना है, इसके बावजूद नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो 25 ठीक है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसमें अपने ब्लाइंड फोल्ड करके रखे थे। सेकंड आता है स्कूल। अब इसमें हमने ये भी देखा है जब स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल कहीं ना कहीं स्लोली एंड ग्रेजुअली कोशिश करता है EWS के बच्चों को बाय होक और बाय क्रूक किसी तरीके से ऐसा प्रेशर डाले कि वो खुद ही स्कूल छोड़ दे। आप देखिए इसमें स्कूल तो अपना किस तरह से ये प्रेशर डाला जाता है, क्या किया जाता है? कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं कहने को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उसमें कहा जाता है बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, सारी चीजें फ्री मिलेंगी, यहाँ तक कि स्टेशनरी में पेंसिल, रबर, शार्पनर तक मिलेगा। ये चीजें पेरेंट्स को मुहैया नहीं करवाई जाती, उनको बोला जाता है आप बाहर से खरीदिए। नंबर 1। नंबर 2, स्कूल में बहुत तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कहने को वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उनका एनुअल फंक्शन पे उनको नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बड़ा एक सटल डिस्क्रिमिनेशन है कि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं लेकिन हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो उसमें वो बच्चे जो EWS कैटेगरी में वो पहले ही पीछे हट जाते हैं, जैसे ट्रिप्स पे जाना हो कहीं और। दूसरे जो आपने स्टेशनरी की बात की, किताब कॉपी की बात की, तो मैम किस तरह से स्कूल ये इंश्योर करे कि ये भेदभाव नहीं हो, क्योंकि स्कूलों में बहुत कॉमन है ये। सी बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो 12 ईयर्स से मैं बिरला में थी। बिरला मीन्स लाइक एन एलीट ब्रांड ऑफ एजुकेशन। जी, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है और बीइंग द मेंटर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कि मैंने ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दी है। इनफैक्ट आपके जो 10, 12 और 25% है, हमारे बहुत सारे डी ग्रेड स्टाफ मेंबर्स हुआ करते थे, उनके बच्चे पढ़ते थे जिनकी लाइक एनुअल इनकम काफ़ी कम होती है, हम उनको स्पेस दिया करते थे। बेसिकली अगर हम उनकी एडमिशन नर्सरी, KG 1, LKG एंड UKG में ले लेते हैं और 8 to 9 आवर्स बच्चे हमारे पास ऑलमोस्ट रहते हैं, उनकी जो परवरिश होती है, अगर वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ ऑलरेडी घुल मिल जाते हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। एंड मेरे पास एक बहुत लाइव केस है। जी, ओके। बट शोभिका जी, मैं एक बात ये जानना चाहती हूँ कि स्कूल्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है, डिस्क्रिमिनेशन तो है, बहुत लेवल पर है, हम सब देखते हैं। अशोक अग्रवाल जी कितने सारे केसेस को डील कर रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। कई बार डिस्क्रिमिनेशन ऐसा भी होता है जो आपको, जो जाहिर ना हो, जो बहुत पता ना चले, और वो मानसिक लेवल पे, और रानी टोकस जी बेहतर बता पाएंगी कि सोशलॉजिकल इम्पैक्ट उसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे हम असिमिलेट करें EWS और नॉन EWS को। तो एज अ स्कूल, ये स्कूल प्रिंसिपल के तौर पे आप लोग ये क्या कोशिशें करती हैं कि सीमलेस हो ये ट्रांजिशन, ये भेदभाव नहीं हो कि आप कोटा से हैं और आप कोटे से नहीं हैं? सबसे पहले तो स्कूल में हमारा यूनिफॉर्म जो होता है उससे ही हमारा एक भेदभाव जो होता है कि 2 अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर बचपन से हम EWS के सीट्स मुहैया कराते हैं, जैसे मैं बिरला के स्कूल के बारे में बात करूं, तो वहाँ पे हम बचपन से ही सीट मुहैया कराते हैं। एंड ज्यादातर स्कूलों में नर्सरी से एडमिशन होता है, नर्सरी टिल UKG तक एडमिशन हो जाती है। अब वहाँ से अगर हम परवरिश उनकी शुरू करते हैं, तो मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइव एग्जांपल है। एक EWS का बच्चा था, फ्रॉम नर्सरी मैंने उसे टिल 9th ग्रेड तक देखा है, मीन्स वो आगे भी पढ़ा है। तो ही वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास, टॉपर, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। हमने खुद से उसके, जैसे ट्रिप्स की आपने बातें की, पिकनिक्स की बातें की, एनुअल फंक्शन के चार्जेस की बातें की,
बाद में तो थोड़ी इकोनॉमिकली वो थोड़े ठीक हो गए थे, बट हमने मुहैया कराई। या तो सही ऐसा आप कह रही सारे हैं। स्कूल जी। एक जैसे नहीं नहीं, होते। सारे स्कूल एक जैसे नहीं होते, लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो बच्चा ऑलरेडी एक्सेल कर रहा हो या बहुत अच्छा है, उसके लिए तो भेदभाव नहीं है। भेदभाव आ जाता है वहां पर जहां पर बच्चे एवरेज हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग, ये बातचीत जारी रहेगी। लौटते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बट रानी टोकस जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सोशल लेवल पे, सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव है, जब जहन में ये होता है कि ये हमसे कम है क्योंकि इनके पास पैसे कम हैं, और दूसरा बच्चा जो बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, जो बेहतरीन स्टेशनरी लेकर आ रहा है, जिसका खाना पीना, जो लंच बॉक्स है वो अलग है, तो वहाँ पर बच्चे को हर एक लम्हे में ये फ़र्क पता चलता है कि मैं कहीं कम हूँ। तो ये इम्पैक्ट बच्चों पर कैसे पड़ता है और आप कैसे देखती हैं इस पूरे प्रोसेस को? EWS कोटा के तहत जब बच्चे जाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट है, बट कितना कामयाब रहा है? पहले तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी NDTV को कि इतना एक क्रिटिकल इशू को आप ले रहे हैं, एंड ये एक ऐसा विषय है जिस पे बार बार चर्चा होनी चाहिए। और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि स्कूल जो है एक मिनी समाज को, एक मिनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हम फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो सेकंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन किसी भी बच्चे के लिए, इंडिविजुअल के लिए होता है स्कूल, एन एजुकेशनल स्पेस वेयर द चाइल्ड शुड फील सेफ, राइट, एंड सिक्योर फील करे, और तमाम उससे शिक्षा का जो अधिकार जो सरकार और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्टन करता है वो बच्चे तक पहुँचे। बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये बात है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समाज का दर्पण ही तो है एक वो क्लासरूम जहाँ पे एक बच्चा एडमिशन तो ले लेता है। तो जहाँ एक्सेस की बात आई तो आप एडमिशन EWS कैटेगरी के अंदर आपने ले लिया, बट जहाँ बात आई समाजीकरण की उस क्लास में ही, जो कि टीचर्स के जेस्चर्स, टोन एंड टेनर और जो पीयर ग्रुप जो आसपास में जो बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल जो किसी ने शेयर भी किया था, EWS के बच्चे क्यों मजबूर हो जाते हैं दोस्त सिर्फ EWS कैटेगरी में बनाने के लिए। एक्सेप्शंस देखिए, ऐसा भी होता है कि जो बच्चा एक्सेल कर रहा है एकेडमिकली उसको स्कूल कहेगा रिप्रेजेंट कीजिए, जो नहीं कर रहा उसका क्या होगा। जैसे अभी बच्ची ने बोला कि उसका कंपार्टमेंट जब आया तब उसको किसी अप्रोच की ज़रूरत पड़ी, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि ये एक समाज का दर्पण जो क्लासरूम और जो एक स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ क्लासरूम तक तो ले आए, पर जो समाज में जो और सामाजिक असमानताएं हैं वो भी तो क्लास तक पहुंचेगी। तो पहले तो ये कि जो क्लास की जो बात है, इकोनॉमिक कैपेसिटी की जो बात है, उसको एक तो जाति से जोड़कर समझना हमें होगा। हम इन्हें आइसोलेशन में देख ही नहीं सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट तो शुरू हुआ EWS। अब्बास जी, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था कि हम उन बच्चों को ले जाएं स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में असिमिलेट कराएं, बट क्या समाज तैयार इसके लिए अभी भी है? क्या सोचा गया था ये करने के पहले? मौके तो अच्छे मिल रहे हैं, पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे देते हैं। एंशिएंट पीरियड में तो था कि स्कूल थे जहाँ सुदामा भी पढ़ते थे और कृष्ण भी पढ़ते थे, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड था, बैकग्राउंड वाज जस्ट कट ऑफ, दे वर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दे वर देयर। ये कोठारी कमीशन ने 1964-66 में रिकमेंड किया नेबरहुड स्कूल, एंड एट दैट टाइम चूँकि मैं NCERT में उस वक्त काम करता था तो वी पुश्ड वेरी हार्ड कि स्कूल जहाँ है उसके 3 किलोमीटर के पेरीफेरी में जितने भी बच्चे हैं एज ग्रुप उनका वहीं पे हो एडमिशन, उनका वहीं एडमिशन हो। होने क्या लगा कि सारे लोग अच्छे स्कूल के पास घर लेने लगे और वहीं एडमिशन कराने लगे, या फॉल्स एड्रेसेस आने लगे? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर even during emergency, lot of pressure on the government by the school management societies, और इसको होने नहीं दिया। 2009 में जब आपका ये एक्ट आया कंपलसरी एजुकेशन का, तो उसमें ये कहा गया कि पीरियोडिक असेसमेंट होगा बच्चों का, पर्टिकुलरली EWS को बैकग्राउंड में रखते हुए, और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल अप्रोच से कि अगर आपका कोई बच्चा है उसको मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दिक्कत हो रही है,
तो डायग्नोस कर करके और उसको रेमेडी करके जी आगे बढ़ाया जाए। ये एस्पेक्ट पर्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस के बच्चों के साथ ज़्यादा था। अशोक जी, समस्या है या नहीं है, ये सब कुछ ठीक नहीं, है? ये बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है। हाँ। और ये सब स्टार्ट हुआ 2002 से 2002, हम लोग अब 2024 के अंदर हैं, जी लगभग 23 साल हो गए इसको स्ट्रगल को चलते हुए। तो 2002 में एक केस डाला था कि दिल्ली के जो स्कूल प्राइवेट गवर्नमेंट लैंड के रूप हैं, उनकी ऑब्लिगेशन है कि 25% वो ईडब्ल्यूएस को एडमिशन देंगे। वहाँ से स्टार्ट हुई। तो 20 जनवरी 2004 को दिल्ली हाई कोर्ट का पहला ऑर्डर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को कहा कि आप ढूंढिए कि कौन से स्कूल हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनकी जो है लिस्ट भेजिए लैंड ओनिंग एजेंसी में, सो दैट उनके ऊपर एक्शन हो। वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ 2004 और 2005 और अशोक जी, दिल्ली के अलावा अभी बाकी राज्यों में भी तो ये वो तो फिर कई जगहों पे है। उसका एक्सपेरिमेंट जो दिल्ली में हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि इसको उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट में ही डाल दिया। लेकिन जिस वक्त ये 2004 में ऑर्डर हुआ, उस वक्त एकदम खलबली, दिल्ली तो लीड करती है ना पूरे कंट्री को, वैसे भी करती है, तो पूरे खलबली बच गई। और जो स्कूल मैनेजमेंट थे ना, वो बौखला गए बुरी तरीके से। उन्होंने सबसे पहला तो कदम ये की कोशिश ये करी कि जो फीस देने वाले पेरेंट्स हैं ना, उनको भड़काया कि देखो ये आप ऐसा कहो, ये गंदे बच्चे हैं, गंदी बस्ती से आ रहे हैं, बदबू आती है, ये होता आप रहा। अपोज करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत बात थी ये, मतलब मेरे लिए बहुत खूबसूरत बात थी ये, कि इनको एक भी पेरेंट नहीं मिला जिसने अपोज किया इसको, एक भी नहीं मिला। क्योंकि एक्चुअली में उन पेरेंट्स का मैं भी केस कर रहा था फीस का प्राइवेट स्कूल के खिलाफ, तो वो भी मेरे क्लाइंट थे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक वैसा इशू है, सोशल इशू है, तो कई बार लोग उसमें से निकल के अपोज करने लगते, लेकिन एक भी नहीं मिला। पहला तो हुआ ड्रामा ये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा कि बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करा। स्कूल्स ने किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? वेराइटीज इन द सेंस, जैसे उसका जो आई कार्ड था उसके ऊपर ब्रैकेट में डब्ल्यू डाल दिया, वीकर। ये भी किया गया। हाँ, हमने जंतर मंतर में डेमोन्स्ट्रेशन किया हमने, मतलब पूरी तरीके से जो है ना, एक इंच लड़ाई लड़ी है। तो वो जो कार्ड पे वो डाल देते थे पहले, डब्ल्यू अगर आपने लिख दिया ये दिखाने के लिए कि आप इस कोटे से आए हैं, हाँ, वो हटाया गया। वो हटा फिर हाँ, इनकी ड्रेस चेंज कर दी, अलग ड्रेस बैठा दी, इनके क्लासरूम्स बदल दिए। इनको कहा कि नहीं, आफ्टर स्कूल आवर्स जो है आपकी क्लास लगेगी। 2-3 टीचर को बोल दिया भाई तुम जरा अटेंड कर लेना। इस तरीके से इनका मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया और इंसल्ट भी किए गए क्लासरूम्स के अंदर। लेकिन हमने ना मोर्चा नहीं छोड़ा। अशोक जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई, और कितनी बातें तो अभी हमें पता भी नहीं थी कि ये अलग से यूनिफॉर्म बना दिया गया, बैज बना दिया गया, क्लास अलग कर दिया गया। पर तब वो लड़ाई से लेके अभी जो स्थिति है उसमें तो देख के बहुत खुशी होती है कि बदलाव बहुत हुआ। बहुत बदलाव है। आज के वक्त में सारे स्कूल जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। बात कर रहे हैं हम ईडब्ल्यूएस कोटा की। एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट है ये, एक समाज में बराबरी के लिए। लेकिन चुनौतियां क्या हैं, इस पर ये चर्चा जारी रहेगी। सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सामाजिक लेवल पे। लता जी के पास वापस जाना चाहूंगी कि लता जी, आप उन बच्चों के साथ अक्सर डील करती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं। स्कूल्स अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं भी करते हैं तो बच्चों के अपने जहन में या मानसिकता जो होती है उसमें कहीं कम होने का भाव रहता है, उसको दूर करना कितना चैलेंजिंग है? मैंने अभी तक जितने बच्चों से बातचीत की है, और खासकर जब प्रिंस की घटना हुई तो बच्चे बहुत वोकल हो गए, पेरेंट्स भी बहुत वोकल हुए, और उन्होंने बताया जैसे डिस्क्रिमिनेशन मल्टीपल लेवल पे होता है, जिसमें कि जब स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जो कि अभी कई लोगों ने मेंशन किया, उस समय भी। और इसके अलावा जैसे एक ये बहुत ही सटल तरीके से टीचर्स नहीं उन बच्चों को डिसिप्लिन करती हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कोटा के बच्चों के साथ लड़ाई हो रही है और सामने दूसरे जो नॉन ईडब्ल्यूएस कोटा के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मारने वाले में हैं या वो बदमाशी करने वाले में, तो उनके साथ बहुत माइल्ड बिहेवियर होना, या फिर स्टूडेंट्स के आपस में जब लड़ाई चल रही है और उसमें जातिगत, यहाँ पर मैंने बोला, एक बार फिर से मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगी कि सोसाइटी में सिर्फ क्लास नहीं है, कास्ट भी जो बहुत ही डिस्टिंक्टली नजर आता है। तो हम वही कि मैं जहां पर हूँ वहां पर एससी स्टूडेंट्स बहुत वहां पर आते हैं,
तो उन्होंने बोला कि जब इस तरह जाति सूचक शब्द जनरली अगर बच्चे वो यूज करते हैं तो टीचर्स उसके खिलाफ कुछ मतलब कोई एक्शन नहीं लेती हैं। तो इस तरह से जैसे बहुत ही अनटोल्ड तरीके से ये एक्सेप्टेबल बना दिया जाता है ये डिस्क्रिमिनेशन को क्लासरूम्स में। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि डिस्क्रिमिनेशन ईडब्ल्यूएस कोटा का एक जो है और गरीब बच्चों के साथ और जातिगत, वो सिर्फ बड़े स्कूलों में नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हैं, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए वहीं पे सर्वोदय विद्यालय से कई स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ टीचरों का व्यवहार सीधे इनके ऊपर जैसे ऑन योर फेस ऐसे बोलती हैं कि अजय तुम तो झुग्गी झोपड़ी से आने वाले हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा। मैंने भी ये सुना है कि टीचर्स ऐसे मुंह पे कह दे रही हैं कि अच्छा आप तो कोटा वाले, मतलब उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि ये एक्सेप्टेबल है कि आप बोल रहे हैं और उसको बुरा भी ना माने। मैं आपको पहले भी एक फैक्ट बताना चाहूँगा। 2006 में, क्योंकि ये सारे नए नए इश्यूज थे तो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे थे जी, तो 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दी कि आप कमेटी बनाओ। तो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 कमेटी बनाई। एक प्रोफेसर कृष्णा कुमार की बनाई कि जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये इनको डिस्क्रिमिनेट कैसे रोका जाए, और एक प्रोफेसर जानकी राजन कमेटी बनाई कि इनको सेंसिटाइज किया जाए सब लोगों को ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो बट अनफॉर्चुनेटली कृष्णा कुमार वाली रिपोर्ट तो इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन जानकी राजन की रिपोर्ट शायद किसी को पता भी नहीं है आज की तारीख में। टीचर्स को ये ट्रेन किया जाता है डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल में किया जाता है। I have been chairperson of many committees on NCT, हाँ, which develops courses, etc. Not a single unit is in the teacher training program integrated with regard to how to deal with EWS students or how to address them or what is the और pedagogical बिना उस ट्रेनिंग के बच्चों को स्कूल में क्लासरूम में डाल दिया गया, तो टीचर्स खुद तैयार नहीं है इसे मैं डील आपको करने के वही लिए। बताना चाह रही हूँ, हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है 40 बच्चे हैं क्लास में, टीचर्स को कैसे पता चला कौन से बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं? यानी कि पीछे से उनको बताया जा रहा है। टीचर्स को बताइए मत, ये चीजें डिस्क्लोज मत कीजिए बच्चों की फाइनेंशियल आइडेंटिटी या उनकी डिटेल्स को। एक्चुअली अब हो क्या होता ये है जो मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की, जब फैमिलीज, हम जनरल कैटेगरी का कोई पेरेंट बच्चों को नहीं बोलता कि नहीं आप उसके साथ मत खाना खाओ, कुछ भी खाना खाओ। जी, होता क्या, जब क्लास में बच्चे देखते हैं जो सेकंड होम है उनका, जब वो क्लास में देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन, नहीं तुम पीछे जाके बैठो। और आपको इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स की जो मैंने बात उठाई थी, कई स्कूल बच्चों को जो यूनिफॉर्म हमारे इंटरवेंशन के बाद देते हैं, आप बिलीव मी, पुरानी यूनिफॉर्म देते हैं। जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स को बोलते हैं आपकी कोई पुरानी यूनिफॉर्म है, हमें डोनेट कर दीजिए। ये हक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कि यूनिफॉर्म स्कूल प्रोवाइड करे। यस, रूल, राइट टू एजुकेशन, ये रूल है, लेकिन अक्सर स्कूलों में उसको खरीदना पड़ता है और बहुत महंगी यूनिफॉर्म खरीदने की जरूरत नहीं है। लॉफुली स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल यूनिफॉर्म चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी हो, वो स्कूल्स ही प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग द सॉक्स एंड ऑल। टेक्निकली देखें, किताबें अगर प्राइवेट स्कूल वाले जो प्राइवेट पब्लिशर्स की लगाते हैं, अपने ही खुद की लगाते हैं, वो 1,500 से 2,000 की एक्चुअली एनसीईआरटी लगाएंगे तो होनी चाहिए, बट ये लोग अपनी किताबें लगाते हैं जो करीबन 10,000 12,000 की बैठती है ऑन एन एवरेज। अब वो जब हम लोगों का इंटरवेंशन होता है, जैसे अशोक कुमार सर ने बताया, जब ऐसे इंटरवेंशन होता है तो स्कूल हमारे दबाव में आके या तो किताबें दे देता है, बट कैसे ये भी सुनने में आया कि फोटोकॉपी करके दे दी या पुरानी किताबें लेके दे दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसको दोहराना बहुत ज़रूरी है कि अगर स्कूल ये इंफॉर्मेशन टीचर्स तक आगे बढ़ाए ही नहीं कि बच्चे की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तो ये पता ही ना चले आपने क्यों उन्हें चिन्हित किया एक तरह से कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग जस्ट एक लाइन का कंटिन्यूएशन है। सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ, हम आज अब टीचर प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं, जब टीचर बना रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहीं हम इस इनपुट को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोगों को पता लगना चाहिए कि ये जो 25% है, व्हाई दिस 25%, व्हाई नॉट इट इज 20 व्हाई दिस 25, क्यों है 25%? एक्चुअली में ये था, कृष्ण कुमार ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा कि ये एक क्रिटिकल लॉट है 25%।
इसका मिनिमम रहना इसलिए जरूरी है कि ये अपने में ही प्रेशर क्रिएट करेगा स्कूल के ऊपर कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ना हमारे साथ भी जो यहाँ पे लोग हैं वो एक तरह से एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों का, क्योंकि ऐसे अशोक जी ने खुद का एक मिक्स्ड बैग है, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत अच्छी पहल हुई है, लेकिन अभी तक समाज के तौर पे और टीचर्स और स्कूल्स के तौर पे हम तैयार नहीं है। हमें बेहतर तैयारी करनी है कि सब लोग इकट्ठा हों। आप अपना तजुर्बा बताएंगे कि आपको क्या महसूस हुआ है? मैम, मेरे को महसूस ये हुआ है कि मेरे बच्चे का 2017 में एडमिशन हुआ था। 2017 में एडमिशन होने के बाद में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलता था। हम खुद परचेज करते थे। जिस स्कूल में 12,000 की किताबें हैं और हमारे बच्चे EWS और DG कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें हमें 12,000 की किताबें खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर तो स्कूल मैम ने से कभी हमने भी बात किताब करी नहीं- थी, स्कूल ने कभी किताब नहीं दी कभी आप लोगों किताबें को नहीं भी? दी थी। लेकिन जब 2019 के आसपास जाके मुझे चीज़ें जैसे कि यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया में देखने को मिली, तो उसके बाद मैंने मैम से बात करी। मैम का भी मेरे को नंबर एक सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला था। जी। उसमें मैम ने मुझे गाइड किया। उसके बाद मैंने जो इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट करने का भी EWS कैटेगरी का जो पोर्टल है उस पर मैंने कंप्लेंट करी। चाइल्ड केयर जो हेल्प डेस्क है उस पर भी मैंने कंप्लेंट करी। उसके बाद मेरे बच्चों को नहीं, पूरे स्कूल में, पूरे विद्यालय के अंदर ये था कि किसी भी बच्चे को कोई किसी भी तरीके की किताबें ना यूनिफॉर्म कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराई। लेकिन एक बात आप बताएं कि जब आपने इतनी बड़ी ये लड़ाई छेड़ी एक तरह से, तो उसके बाद क्या आपको इस बात की फिक्र थी कि मेरे बच्चे के साथ और भेदभाव हो सकता है, टीचर्स जो हैं वो बच्चे के पीछे लग जाएं कि आपके पिताजी तो इतनी बड़ी एक एक्टिविज्म कर रहे हैं? बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, नहीं, बट but मुझे teacher- पता था हाँ। कि मेरे को कई लोगों ने, कई बड़े लोगों ने भी गाइड किया था कि यार तेरा बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, कि मतलब फीस नहीं पे करनी पड़ रही, बट ये तू किताबें तो परचेज ही कर सकता है, यूनिफॉर्म जी, परचेज कर जी। सकता है। ठीक है, फिर इसके- मैंने ये बात कही कि भाई ये मेरा हक है। हाँ। अगर गवर्नमेंट ने ये चीज प्रोवाइड करवाई है हमारे तो बच्चों को आपने free- बहुत अच्छा किया कि ये बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी भी EWS कोटा में हैं उनको भी लग रहा है कि चलिए स्कूल में एडमिशन तो हो गया, कम से कम बच्चा फ्री में पढ़ तो रहा है, किताब अगर हम खरीद ही लें तो क्या बड़ी बात है, खरीद लेते हैं किताब, बिल्कुल। अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। जी। मैंने हाल में एक रिपोर्ट पढ़ी, अब छपी थी दिसंबर में ही हिंदुस्तान टाइम्स में, कि एक बच्ची 15 साल की बच्ची, एक उसके बारे में कहानी थी कि अलग अलग ग्रुप बना दिया टीचर ने क्लास में कि सब ग्रुप फॉर्म कर लें, क्विज होगा, लेकिन वो बच्ची जो है वो अकेले खड़ी थी और वो डर रही थी कि मेरे साथ कौन आएगा और टीचर को ही मुझे किसी ग्रुप में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसे ये खौफ हमेशा रहा अलग थलग पढ़ने का। जो एक दूसरा एंगल है ना भेदभाव का, वो कैसा लगता वो है? मैम मेरे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसमें नहीं है, मेरा बेटा भी साथ में आया हुआ है जी। उनके साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है जिस विद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन और स्कूलों के बारे में सुनते हैं, अब सुनी हुई बातें और देखी हुई बातों में फर्क होता है। बट मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें ऐसा शुरू से नहीं है। आपको भी हाँ, कुछ ऐसा महसूस मेरे नहीं को हुआ? ऐसा और ये कुछ बहुत नहीं अच्छी लगा। बात है हाँ, कि ये आप बहुत अच्छी बात थी उस विद्यालय की। जो बेटा भी साथ में आया है उसको भी मतलब कभी भी ये कि नोट आउट करें कि भाई ये EWS से है या DG कैटेगरी से है, इसको अलग बैठाएं, अलग लाइन में करें, ये करें वो करें, जी। वो चीज नहीं। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट वो दूसरे करवाते हैं। बच्चे दोस्त बनाते हैं, दोस्त हाँ, खेलते हैं बिल्कुल। साथ सभी में। बच्चों के जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे आते हैं विदाउट EWS DG कैटेगरी के, उन बच्चों के साथ ये फ्रेंड्स बने रहते हैं। ये ग्रुप एक भी देखिए बनाते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो हम जैसे अशोक जी भी कह रहे हैं कि एक मिक्स्ड बैग है, इसमें एक्सपेरिमेंट अच्छा है, अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन भेदभाव जो है जी। वो अपनी जगह पर है। और वो स्कूल्स के लेवल पर, बच्चों में तो भेदभाव नहीं होता, लेकिन स्कूल्स के लेवल पे खत्म करने की बहुत जरूरत है। आप देख रहे हैं हम लोग, ये लड़ाई लंबी है, आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। किस तरह से एक बराबरी का माहौल स्कूल में बन सकता है, जुड़िए हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। कमेंट में आप लोगों से चाहती हूँ कि ये जो समस्या है रानी टोकस, एक छोटा सा सुझाव देंगी कि हमें समाज के लेवल पर ही तो पहले सुधार करनी है, स्कूलों में एज इंडिविजुअल्स हम तैयार नहीं हैं इसके लिए। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, क्योंकि जब ये सवाल उठा कि पेरेंट्स या बच्चे आपस में भेदभाव करते हैं कि नहीं, मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल करते हैं। आप अपने घर में सपोर्ट स्टाफ को कैसे ट्रीट करते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं सही है। बात है। आपका बच्चा वही व्यवहार अनकॉन्शियसली ले रहा है, वो वैल्यू इनकलकेट हो गई। कौन कैसा दिखता है, कैसा कपड़ा पहनता है, कौन सा ब्रांड पहनता है, वो डिफाइन करेगा उसका एक सोशल स्टेटस। एज स्कूल्स हम क्या कर सकते हैं? मैं एक हाँ। बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर इस बदलाव की हम बात करते हैं, जैसे बच्चे ने बोला पॉलिसीज बन गई, इम्प्लीमेंटेशन की एश्योरेंस
गवर्नमेंट को देखनी होगी। दूसरा, रिसर्च क्यों नहीं की जा रही है EWS के बच्चों की नैरेटिव्स की। मैं नहीं पूरी तरह से ये बता पाऊंगी कि यहाँ का बच्चा जो EWS कैटेगरी से है, तमाम हम नहीं बता सकते पूरी तरह से कि आपका पर्सनल अनुभव क्या था। बिल्कुल। तो उस अनुभव को जानने के लिए और पॉलिसीज किस लेवल पे काम कर रहे हैं, रिसर्च शोध होना चाहिए। और तीसरा, वो बदलाव, जिस बदलाव की हम सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सब एक समान ठीक एक है। जगह सीखे, उसका बदलाव जो है आपके घर से होगा। पर मैं आप सबसे, मेरे पास अब बहुत कम वक्त है, एक पॉजिटिव अगर आप बात बता सके कि हम बेटर असिमिलेशन के लिए, बेहतर तालमेल हो, स्कूल के लेवल पे क्या पहल हो सकती है? एक्चुअली सबसे पहले जब बच्चा एडमिशन लेता है, वो पहली बात की बतानी नहीं चाहिए वो EWS है या जनरल तो कैटेगरी ये है। करेंगे schools। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड सेकेंडली, जो पेरेंट्स हैं जिनको दूसरे पेरेंट्स या अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह पर दिखाने। मैम ये भी इंश्योर करना होगा, जैसा इन्होंने भी कहा कि किताबें नहीं मिलती हैं स्कूल में। Okay. आप चूंकि एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये इंश्योर करें स्कूल की किताबें, उनका अधिकार है, किताबें मिले Yes, उन्हें। yes, yes. अपराजिता जी? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर इस गैप को कम करना है तो टीचर्स की ट्रेनिंग का पार्ट उसमें ऐड करें। यूनिफॉर्म क्लास में आपने जो बोला टीचर नहीं दे सकती, मैं आपको बताती हूँ, जब यूनिफॉर्म है, कपड़ों से आप बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म सबने पहनी हुई है, सबने सेम किताब है। यस, बच्चे की बोली में थोड़ा सा आता है। यहाँ टीचर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि टीचर खुद अपनी तरफ से अगर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन देखती है तो तो उसको बढ़ावा नहीं दे, उसको कम करें। हाँ। मैं अपनी बात पे विराम लगाऊंगी सिर्फ एक लाइन पे, क्योंकि जैसे इन्होंने बुली वर्ड यूज किया, स्कूल में जब बुली होता है तो ये कॉलेज में भी जाता है। संवेदनशीलता नहीं है और ट्रेनिंग जो है, जो जरूरी है, वो नहीं मिल रही। यस, टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अगर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। पेरेंट्स एंड टीचर्स एक इन सेकंड, पार्टनरशिप। जी, पेरेंट्स एंड टीचर्स इन पार्टनरशिप। आप कुछ कह रहे थे, पूरी करिए। टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन should be integrated in our teacher training program, which is within the hands of the governmental agencies like NCTE and others. जी जी, ये लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट होगा, मगर हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। ये एक्चुअली में हमें समझना चाहिए, ये इतना सक्सेसफुल हो गया है, एक सोशल प्रेशर बन गया है, एक समाज ने एक्सेप्ट कर पर एक लिया है। सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या हाँ। ये कामयाब है? ये कामयाब है। लोग मतलब अपने बच्चों को ले लेके दौड़ रहे हैं कि एडमिशन किसी Admission के तरीके लिए। से हो। सही दूसरा, कहा। एक छोटे छोटे दो एग्जाम्पल में देता हूँ, एक बैड और एक गुड। बैड एग्जाम्पल ये है कि हमने देखा कि 8वीं के बाद 9th में यहाँ पे कुछ स्कूलों को लेने पड़ते हैं 12वीं तक पढ़ाने के लिए, तो वो 9th में ना या 8th में ही सब बच्चों को फेल कर देते हैं, 9th में फेल कर देते हैं। ये भी एक स्टिग्मेटिक है। दूसरा, एक गुड एग्जाम्पल हमने देखा कि एक स्कूल में जो काफ़ी पॉपुलर स्कूल था, उसके जो 10वीं क्लास के बच्चे उन्होंने निकाले ये EWS के, ये कह गए कि 8वीं क्लास तक के बाद तुम्हारा राइट नहीं है। तो वो मेरे पास आ गए, उस लड़ाई को लड़ने में 10-15 दिन लगे। तो मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि भाई तुम्हारा जो 15 दिन तुम ये लेट हो रहा है तो तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान? कह रहे सर कोई पढ़ाई का नुकसान नहीं, हमारे जो दूसरे बच्चे हैं ना वो रोज हमको ब्रीफ करते हैं। तो इसे फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल बहुत सुंदर है ये कि बच्चे जो हैं वो आपस में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बड़ों को इसको समझना होगा, टीचर्स को, जैसा आपने कहा कि टीचर्स को ट्रेन करना होगा, और पेरेंट्स और टीचर्स की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। पर एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है ये, जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हुआ है, पर इस पर अभी कोशिश जारी रखनी है और लड़ाई भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।